Good morning. Today is 3rd November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. आज के आर्टिकल्स में देखिए क्या है। आज के आर्टिकल्स में जो ये दोनों आर्टिकल्स हैं ये भी यूएस से रिलेटेड है और ये बीच का मेन आर्टिकल भी यूएस से इलेक्शन से रिलेटेड है। तो यूएस के इलेक्शन से रिलेटेड तो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं ताकि नॉलेज हो जाए, कुछ आंसर्स में शायद इनका यूज़ ना हो। कंटेक्स्ट तो यही है, यूएस में इलेक्शन होने वाले 8 नवंबर को इलेक्शंस हैं और दो जिनके बीच में इलेक्शंस हैं वो हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से और ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से। काफ़ी इश्यूज़ पर इन दोनों के मतभेद हैं और ट्रंप के देखिए ट्रंप पर चार्जेस लगते हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की वुमन की और काफ़ी सारी वुमन निकल के आई और वो उन्होंने अपने आप को बोस्ट भी किया कैसे उन्होंने वुमन को हरास किया। और हिलेरी क्लिंटन पे चार्जेस लगते हैं कि उन्होंने प्राइवेट सर्वर का यूज़ किया ईमेल सेंड करने के लिए, इंपॉर्टेंट ईमेल सेंड करने के लिए। और पिछले दिनों ये आरोप लगे थे और फिर बाद में बंद हो गए थे, लेकिन अब पिछले 3-4 दिन पहले फिर से एफबीआई के चीफ ने आरोप लगाया कि और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इनके ऊपर। तो दोबारा से ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया। अभी तक हिलेरी क्लिंटन जीत रही हैं, सभी की सारी सर्वे यही दिखा रहे हैं कि हिलेरी क्लिंटन जीत रही हैं, लेकिन इस प्राइवेट सर्वर से मेल सेंड करने की जो आरोप हैं उनसे इनकी अनट्रस्टवर्दीनेस और इमेच्योरिटी झलकती है। और देखिए इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये बहुत बड़ा इशू है कि उन प्राइवेट सर्वर्स को लेकर अगर कोई मेल सेंड करता है तो इससे लगता है कि आप एक बहुत बड़े यानी प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हो, आपको पता ही नहीं है चीज़ों का। हिलेरी क्लिंटन के और ज़्यादा वीक पॉइंट्स क्या हैं? हिलेरी क्लिंटन के दूसरे वीक पॉइंट्स ये हैं कि उन पर आरोप लगता है कि वो वॉल स्ट्रीट डोनर्स के साथ में उनके संबंध है, यानी मिल के कैपिटलिज्म के पॉलिटिशियंस के साथ में संबंध जो कि किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इससे करप्शन आता है, तो ये चार्जेस इन पर लगते हैं। तीसरे जो इंपॉर्टेंट चार्जेस इन पर लगते हैं कि जो मिडिल क्लास के लिए वेलफेयर एजेंडा है, यानी जब मिडिल क्लास की वेलफेयर की बात आती है तो इन पर इनकी लाइन स्ट्रिक्ट है और हार्ड लाइन इनकी है, यानी वो एक लेवल के बाद में ज़्यादा हेल्प नहीं करना चाहती, वेलफेयर नहीं करना चाहती मिडिल क्लास की। ट्रम्प के वीक पॉइंट्स एक तो सबसे ज़्यादा वही है कि वुमेन पर इन पर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगते हैं। दूसरा इनकी जो लाइन है वो लाइन अगेंस्ट लैटिन अमेरिका, अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं। देखिए साफ साफ ये एक दीवार खड़ी करने की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में वो एक दीवार खड़ी कर देंगे, इमिग्रेशन पर रोक लगाएंगे और जो इस्लामिक रेडिकल इस्लाम का है उन पर रोक लगाएंगे। तो एक तरह से इनकी एक्सट्रीम लाइन है और बांटने वाली लाइन है, जोड़ने वाली लाइन नहीं है। इन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स हैं वो डाइवल्ज करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मना करेंगे। इवन रशिया के साथ में इन्होंने रशियन हैकर्स को इनवाइट किया कि आप क्लिंटन्स की जो प्राइवेट मेल्स सेंड करने की प्रक्रिया प्राइवेट सर्वर से उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो एक तरह से एक्सट्रीम लाइन ये लेते हैं ट्रंप और इससे इनके टेम्परामेंट दिखाता है, यही टेम्परामेंट इनका दिखाता है कि वेदर ही इज एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट और नॉट। बहुत यू कैन से दैट रिटोरिक इलेक्शंस ये हो चुके हैं और काफ़ी पर्सनल मुद्दों पर दोनों प्रेसिडेंट पद के दावेदार हैं गए और देखना बाकी अभी इस इलेक्शन को कौन जीतता है। लेकिन एक जो भी इस इलेक्शन को जीते, लेकिन एक बात जो साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही है कि जो अमेरिका है, यूएस है, वो पहले से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। देखिए जो अमेरिका जब बना था वो वैल्यूज़ के आधार पर ही बना था। ब्रिटेन से भागे हुए लोग अमेरिका में शरण लिया था और उनका एकमात्र यही मकसद था कि कैसे प्रोस्पेरिटी लाई जाए। वो ना किसी धर्म के नाम पर बना था, ना किसी जाति की, ना किसी एथनिसिटी के नाम पर यूएस बना था। लेकिन आज जो यूएस है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और एक तरह से डर भी देखने को मिल रहा है वहाँ पर। तो आज जो यूएस है बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन खत्म होने के बाद में आवश्यकता है एक नेशनल लेवल पर एक रिकॉन्सिलिएशन प्लान बनाया जाए। वो रिकॉन्सिलिएशन प्लान सबको जो डिवाइडेड कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आजकल वहाँ पर अफ्रीकन जो अमेरिकन्स हैं उनके बीच में और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में काफ़ी क्लैशेस हुए थे, तो एक रिकॉन्सिलिएशन प्लान बनाया जाए जिन जिन के बीच में वहाँ पे डिफरेंसेस हैं उनको पाटा जाए। इस तरह से ये पूरा आर्टिकल है और जो मेन आर्टिकल है वो भी यही है, वो भी अमेरिका से रिलेटेड है। तो बार बार हम सारे आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं कर सकते, ये वाला देखिए, क्योंकि इनका यूज़ नहीं, आंसर्स में कहीं भी यूज़ नहीं होंगे। ये मेन आर्टिकल है टेल ऑफ टू अमेरिकाज। ये आर्टिकल भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है, लाइक सिमिलरिटीज़ और कंपैरिजंस लगाता है पुराने अमेरिका के बीच में और अभी के अमेरिका के बीच में, यानी क्या डिफरेंसेस आया वैल्यूज़ के बीच में। तो उनके देश की वैल्यूज़ जो हैं एक लेवल के बाद थोड़ी बहुत वही हैं कि अब जो लास्ट में हमने डिस्कस किया कि पहले वैल्यूज़ ऐसी थी कि सारे मिल के आकर रहेंगे, अब दीवार लगाने की बात हो रही है।
तो एक तरह से बस इस बात को ऐसे में यूज कर सकते हो। यानी वैल्यूज की बात आए तो इंडिया की वैल्यूज आज भी बहुत ज़्यादा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे यू कैन से दैट पॉलिटी में। अमेरिका में वैल्यूज का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम अपनी तारीफ कर सकते हैं ऐसे के अंदर में। अगला आर्टिकल क्या है, देखिए अगला जो आर्टिकल है ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, नीचे वाला आर्टिकल है यहाँ पर, ये देखिए ये आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल है पोल्यूशन से रिलेटेड, कैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बाकी स्टेट्स में भी। देखिए होता क्या है नॉर्थ इंडिया में, ये एक आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था। नॉर्थ इंडिया में होता क्या है, एक सीजन के बाद में, यानी जब बारिश का सीजन खत्म होता है, गर्मियों का सीजन खत्म होता है और सर्दियों का सीजन आता है, तो किसान भाई क्या करते हैं, किसान भाई जो बचा हुआ फसलों का रेजिड्यू होता है, यानी कि जो पिछली फसल का कचरा, वो क्या करते हैं, जला देते हैं। यानी वो क्लियर करने के बजाय उसको जला देते हैं। वो इसलिए जलाते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है जलाने से। एक तो अगली फसल के लिए वो जल्दी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है दो फसलों के बीच का, उसको जलाने से टाइम बच जाता है। दूसरा मेहनत भी बच जाती है, अगर वो काटने लगे तो लेबर लगेगी, और जलाने से एक लेवल से उनकी लेबर बच जाती है। तो इनको 2-3 फायदे होते हैं किसान भाइयों को। लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा ये होता है कि इससे ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए बंद कर देते हैं, पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इससे निकलते हैं और बहुत हानिकारक नुकसान इससे होते हैं। हमारे शरीर को नुकसान पहुंचते हैं, तमाम तरह के रोग जैसे कि क्रोनिकल डिजीज़ और ये जो अस्थमा वगैरह होते हैं, और कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे होती हैं। और ये होता कैसे हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी जो साथ लगते स्टेट्स हैं, ये जलाते हैं, तो दिल्ली पर भी इसको देखने का असर देखने को मिलता है। एक पोल्यूशन क्लाउड बन के उभरता है पूरी की पूरी दिल्ली पर। और अभी पंजाब सरकार का रिस्पॉन्स क्या है, देखिए पंजाब सरकार ने साफ साफ इसको बैन कर दिया है कि किसान इसे मत जलाएं। और उन्होंने एक तरह से एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि जो बचा हुआ रेजिड्यूज है उसको बायोफ्यूल की तरह, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस की तरह उसका इस्तेमाल किया जाए। देखिए एफर्ट्स तो लगाए जा रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। यूपी, पंजाब और वेस्ट बंगाल, इन 3 स्टेट्स में तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा ग्रेव है। काफ़ी गंभीर समस्या इन 3 स्टेट्स में है और काफ़ी ज़्यादा जलाए जाते हैं। डिसएडवांटेज तो साफ साफ है ही कि दिल्ली जैसे स्टेट्स में जो आसपास है वहाँ मानसून और विंटर सेशन के बाद में एक पोल्यूशन क्लाउड बनकर उभरता है, और इतनी ज़्यादा वेस्ट भी तो होता है। ये भी देखिए ना, जो रेजिड्यूज जलाया जाता है उसको बायोमास की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और फोडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक वेस्ट हो जाता है इससे, उनको जलाने से। तो करना क्या चाहिए, देखिए राजस्थान में एक अप्रोच शो की गई थी। राजस्थान और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसा कुछ वो नाम ऐसा ही है इसका, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें जो अप्रोच शो की गई थी उसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। कि कौन सी अप्रोच शो की गई थी, मैकेनाइज्ड कंपोस्टिंग एंड बायोगैस प्रोडक्शन। ये अप्रोच जो है बिजली प्रोड्यूस करने की और मैकेनाइज्ड कंपोस्टिंग प्रोड्यूस करने की। एडवांटेज कैसे क्या क्या है, देखिए एडवांटेजेस तो साफ साफ वही है कि पोल्यूशन कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए उसको जलाने से जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी तो कम होती है ना। तो एक लेवल के बाद उनको अगर नहीं जलाएंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, पोल्यूशन कम होएगा। और फार्मर्स को यहाँ पे मोटिवेट और एंकरेज करने की आवश्यकता है कि वो नए सीडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें इसके लिए, जो कि सीड्स लैंड पर इस्तेमाल करेगा, और जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो भी कम होएगा इससे। देखिए ग्रीन हाउस गैस का एमिशन का हमारी, जैसे हमने डिस्कस किया, हमारी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और कुल मिलाकर क्रक्स ये निकलता है कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आवश्यकता है, जिससे हेल्थ पर भी इफेक्ट ना पड़े और एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल रहे, फर्टिलाइज रहे और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। अगर एयर क्वालिटी इंप्रूव करती है तो प्री मैच्योर डेथ जो आजकल बढ़ रही हैं उस पर भी लगाम लगाई जा सकती है। अगला जो आर्टिकल है, देखिए अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, और कोऑपरेटिव सेक्टर और शुगर सेक्टर से रिलेटेड, शुगर केन सेक्टर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। 2-3 अच्छे पॉइंट है इसमें भी और काफ़ी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कंटेक्स्ट क्या है देखिए इस आर्टिकल का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन वो था, उन्होंने कहा जो शुगर केन यानी गन्ना है उसके क्रशिंग सीजन है वो स्टार्ट होएगा 5 नवंबर से, 1 नवंबर से नहीं, 1 दिसंबर से नहीं, 5 नवंबर से स्टार्ट होएगा। यानी प्रीपोन कर दिया। प्रीपोन क्यों किया, उन्हें 2 बात का डर था। एक तो फियर ऑफ वेट लूजिंग, यानी अगर देर से स्टार्ट करेंगे तो गन्ने का जो वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गन्ना की इंडस्ट्री जो होती है वो वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है। काटने के बाद में उसे उसी स्थान पर नहीं रखा जा सकता, तुरंत से तुरंत उसको शुगर मिल में पहुंचाना होता है, अदरवाइज उसमें वेटलेस हो जाता है।
दूसरा जो है पॉइंट, पोचिंग बाय द कर्नाटका। अगर लेट इन्होंने स्टार्ट किया तो एक लेवल के बाद में ये कर्नाटका में गन्ना ले जाना स्टार्ट कर देंगे किसान, तो इसलिए उन्होंने क्रशिंग सीजन है वो पहले से जो प्रपोज था 1 दिसंबर उसकी बजाय 5 नवंबर से ही स्टार्ट कर दिया। और देखिए जो महाराष्ट्र है वो 37% गन्ना प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया का। और आगे क्या है इस आर्टिकल में, 2016-17 का जो गन्ने का सीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई लिहाज से। किन किन लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है? एक लिहाज तो ये है कि 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। 10 साल किस चीज़ के पूरे होने जा रहे हैं? 10 साल पहले शुगर केन कंट्रोल एक्ट 1966 में फेरबदल किया गया था, और उनमें कौन कौन सा फेरबदल किया गया था? देखिए, एक तो जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस है, वो पहले 50 था, उसको 15 कर दिया गया था शुगर यूनिट्स के बीच में। दूसरा, भार्गव फॉर्मूले को ड्रॉप कर दिया गया था। भार्गव फॉर्मूले के तहत काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को दूर कर दिया गया था। तो इस जो ये रिफॉर्म्स आए थे 10 साल पहले, उनको आज 10 साल पूरे हो गए, यानी शुगर केन कंट्रोल एक्ट में जो रिफॉर्म्स आए थे आज उसको 10 साल पूरे हो गए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है, इस बार कम गन्ना पैदा हुआ है। पिछले साल देखिए गन्ना पैदा हुआ था 8.5 मिलियन टन्स, और इस बार 5 मिलियन टन्स, तो इस बार कम गन्ना पैदा हुआ है। तीसरा, अब देखिए हर साल की तरह पिछले काफ़ी सालों से स्वावलंबी शेतकारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि शुगर केन के जो प्राइस है, गन्ने के प्राइस हैं, यानी MSP है, वो उसको बढ़ाया जाए। तो ये काफ़ी लिहाज से, 3-4 लिहाज से, ये 2016-17 का जो शुगर केन का गन्ने का क्रशिंग सीजन है ये वो इम्पोर्टेंट है। अब कुछ शुगर कोऑपरेटिव मिल से के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शुगर केन जो कोऑपरेटिव मिल्स है शुगर मिल्स की, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूरल सेक्टर, रूरल इलाकों में, महाराष्ट्र में उनकी डेवलपमेंट में सहयोग दिया है, और यानी प्रति व्यक्ति आय जो रूरल लोग हैं उनके बढ़ाने में इन्होंने सहयोग दिया है। और पिछले 10 साल में यह देखने को मिल रहा है कि पिछले 10 साल में जब से शुगर कंट्रोल एक्ट 1966 में चेंज हुआ है, ये देखने को मिल रहा है कि ओनरशिप चेंज हो रही है। यानी पहले कोऑपरेटिव शुगर मिल्स ज़्यादा होती थी, आजकल प्राइवेट शुगर मिल्स ज़्यादा हो रही हैं, ओनरशिप चेंज हो रही हैं। यानी ध्यान से सुनिएगा, ओनरशिप चेंज हो रही है, इसी पे पूरा आर्टिकल बेस्ड है। ओनरशिप चेंज हो रही है, प्राइवेट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स अब ज़्यादा आ रही हैं, यानी प्राइवेट मिल्स ज़्यादा आ रही हैं, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं वो कम हो रही हैं। और देखिए अब जो बैंक हैं, बैंक भी सरफरेसी एक्ट का यूज करते हैं। बैंक जो हैं आजकल होते हैं, बैंक क्या करते हैं, जो ऋण ले रखा होता है, यानी ब्याज ले रखा होता है शुगर मिल्स ने, तो बैंक क्या करते हैं, सरफरेसी एक्ट का यूज करते हैं। मतलब ये रीज़न बताए जा रहे हैं कि क्यों जो ओनरशिप है वो प्राइवेट हो रही है। एक तो रीज़न यही है साफ साफ कि जो बैंक्स हैं वो सरफरेसी एक्ट का यूज़ करते हैं। अगर कोई शुगर मिल, कोऑपरेटिव शुगर मिल टाइम पर जो ब्याज लिया था और जो इवन प्रिंसिपल है वो दे नहीं सकते, तो एक लेवल के बाद में वो बैंक उस शुगर मिल की ओनरशिप पर कब्जा कर लेती है। सरफरेसी एक्ट में ऐसा लिखा गया है, सरफरेसी एक्ट। बाद में वो ओनरशिप बेच देती हैं किसी और को। एक तो ये रीज़न है कि अब जो शुगर मिल्स की ओनरशिप है कोऑपरेटिव से जाकर बढ़कर अभी प्राइवेट हो रही है। इवन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स, वहाँ पे महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे उनकी बहुत ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, यानी प्राइवेट जो शुगर मिल्स हैं मिनिस्टर्स की वहाँ पर है। ये आश्चर्यजनक बात है। देखिए एक बात तो ये है कि आजकल ओनरशिप बढ़ के प्राइवेट शुगर मिल्स ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है उनमें भी मिनिस्टर्स की ज़्यादा है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स की इतनी ज़्यादा शुगर मिल्स वहाँ पर, यह हैरान कर देने वाली बात है। और जो प्राइवेट मिल्स हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं, यानी एक लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, वो साल प्रति साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब देख लेते हैं क्या फ़र्क है, मतलब क्या क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं कोऑपरेटिव प्लस में प्राइवेट मिल्स के। इम्पैक्ट क्या हुआ, देखिए प्राइवेट जो मिल्स बढ़ रही है उनका इम्पैक्ट है क्या। इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें FRP समझना पड़ेगा। FRP होता है फेयर रिनमरेटिव प्राइसेस। ये महाराष्ट्र का यूनिक मॉडल है, फेयर रिनमरेटिव प्राइसेस। तो है क्या ये फेयर रिनमरेटिव प्राइसेस? देखिए फेयर रिनमरेटिव प्राइसेस होता क्या है, इसमें ये होता है कि मिल किसान के पास, देखिए दूसरे स्टेट्स में किसान गन्ने की कटाई के बाद में गन्ना शुगर मिल में लेके जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में उल्टा होता है। महाराष्ट्र में मिल आती है किसान के पास में, किसान के खेत में, और अपनी सहूलियत के हिसाब से वो गन्ना काट के ले जाती है, ताकि शुगर मिल्स के क्रशिंग सीजन में एक कंटिन्यूटी रहे, एक कंसिस्टेंसी रहे। तो FRP आपको समझ में आ गया? दोबारा से बताता हूँ। FRP एक यूनिक मॉडल है महाराष्ट्र का।
दूसरे स्टेट्स में क्या होता है कि किसान अपना गन्ना काटने के बाद में, हार्वेस्टिंग के बाद में लेके जाता है दूसरी यानी शुगर मिल्स में लेकर जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में उल्टा होता है, महाराष्ट्र में शुगर मिल्स आती है किसान के खेत में और गन्ना काट के ले जाती है, ताकि एक कंसिस्टेंसी रहे शुगर मिल्स के अंदर में, उनको जब जब गन्ने की जरूरत हो वो काट के ले जाएगी किसान के खेत से। तो ये है फेयर रीनमरेटिव प्राइसेस सिस्टम। तो होता क्या है देखिए, अब क्या फर्क क्या निकल के आ रहा है। जब शुगर मिल्स की ओनरशिप कोऑपरेटिव थी और अब जबकि शुगर मिल्स की ओनरशिप प्राइवेट हो गई है, फर्क क्या देखने को मिल रहा है। एक तो देख लिए साफ साफ ये फर्क है कि जो हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस थे, जब ओनरशिप कोऑपरेटिव थी तो हार्वेस्टिंग यानी कटाई और ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट उनको लेके जाना किसान के खेत से और शुगर मिल तक, इसके चार्जेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यानी प्राइवेट जो ओनर्स हैं वो प्राइवेट शुगर मिल्स के ओनर्स ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं किसान पर हार्वेस्टिंग के और ट्रांसपोर्टेशन के। देखिए एफआरपी के तहत शुगर मिल्स काट के ले जाएगी गन्ना और अपने शुगर मिल के अंदर में, लेकिन जो हार्वेस्टिंग के यानी कटाई के चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो तो किसान ही देगा ना। यानी एफआरपी वो चार्जेस वो प्राइसेस होते हैं जो किसान को देते हैं, माइनस में हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी वो चार्जेस घटा दिए जाते हैं। और दूसरा देखिए शुगर जो रिकवरी रेट है इसमें भी काफ़ी घपला देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसमें भी लॉस हो रहा है किसानों को, और शुगर रिकवरी रेट इसमें भी लॉस हो रहा है। यानी जैसे जैसे प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट होती जा रही है, इन दोनों चीज़ों में लॉस देखने को मिल रहा है। आमतौर पर धारणा तो ये होती है कि प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, यहाँ पे तो उल्टा है। यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो बल्कि ज़्यादा एफिशिएंट है, और जैसे ही जो ओनरशिप है वो प्राइवेट होती जा रही है, लॉस किसानों का बढ़ता ही जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोऑपरेटिव एफिशिएंट ज़्यादा क्यों है। देखिए कोऑपरेटिव एफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि उनकी एक्सेस बहुत होती है मैनेजमेंट के पास में, आसानी से मैनेजमेंट के पास आ जा सकते हैं, उनकी मीटिंग्स में विजिलेंस रख सकते हैं, सर्विलेंस रख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा सफल ये होते हैं कोऑपरेटिव्स जो हैं। बस यही पूरा आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं है ही। और अगला जो आर्टिकल है हमारा वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उस जजमेंट में कहा गया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी जो कंट्रेक्चुअल और टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनको भी उतनी ही तनख्वाह मिले जितनी परमानेंट वर्कर्स को मिलती है। तो ये कंटेक्स्ट है, इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में हम ये पूरा आर्टिकल अब डिस्कस करते हैं। क्यों उनको पूरी पे मिले, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी वर्कर्स को भी उतनी ही पे मिले जितनी परमानेंट वर्कर्स को मिलती है। क्योंकि हमारे संविधान में भी साफ साफ कहा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये क्वेश्चन है ह्यूमन डिग्निटी का क्वेश्चन है, सेल्फ रिस्पेक्ट का क्वेश्चन ये है। देखिए वैसे तो ये जो जजमेंट थी वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस दोनों के लिए है, पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं देखिए, डिसएडवांटेजेस तो काफ़ी हैं। एक टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो इनकी तनख्वाह कम देनी पड़ती है। आप कोई भी काम देख लीजिए, आप मारुति देख लीजिए, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को कम तनख्वाह देते हैं, कोई इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जब मर्जी चाहे हटा दिया, जब मर्जी चाहे लगा लिया। और तीसरा जो है इनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लोटेशन इनमें होती है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स में। तो अब देखिए अब क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा प्राइवेट सेक्टर में इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद में? नहीं, कुछ चेंज आने की संभावना नहीं है। क्यों चेंज अभी भी नहीं आएगा? क्योंकि देखिए जो प्राइवेट कंपनीज है वो तो ये कहती है ना, प्राइवेट कंपनीज का ये कहना है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं वो तो हमारे एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, वो ना तो कोई यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं, जो ट्रेड यूनियन है वो तो सिर्फ मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स तो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ करती क्या है प्राइवेट कंपनीज, जब भी इनको ज़्यादा बंदों की जरूरत होती है तो एक थर्ड पार्टी से संपर्क करती हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप, मारुति है, मारुति एक बड़ी कंपनी है, अब इसको कुछ बंदों की जरूरत है। अब मारुति को बंदों की जरूरत है तो ये क्या करेगी, अपने से हायर नहीं करेगी, एक थर्ड पार्टी से संपर्क करेगी। एक थर्ड पार्टी कुछ भी मान लीजिए जिसका नाम ABC है, ये ABC पार्टी से संपर्क करेगी और उसको कहेगी हमें बंदों की जरूरत है। अब वो बंदे जो थर्ड पार्टी है, ABC कंपनी है, ये मारुति कंपनी को बंदे प्रोवाइड कराएगी। अब जो ये बंदे प्रोवाइड करेगी उनकी तनख्वाह ABC कंपनी देगी, उनकी तनख्वाह मारुति कंपनी नहीं देगी, क्योंकि ABC कंपनी बंदे प्रोवाइड कर रही है मारुति को। तो ये जो होएगी थर्ड पार्टी, ये मारुति की पेरोल पर नहीं होंगे, ये ABC कंपनी के पेरोल पर होंगे। तो अब ये ABC कंपनी के पेरोल पर होंगे तो ये ना तो ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं मारुति की, कैसे? उनकी तनख्वाह मारुति दे ही नहीं रही, उनकी तनख्वाह ABC कंपनी दे रही है, तो वो ट्रेड यूनियन मारुति की कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम?
ये ऐसे कहते हैं देखिए, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो प्राइवेट कंपनियां खेलती हैं गलत है। और ट्रेड यूनियन एक्ट सेक्शन 2G के तहत में वो भी एक वर्कर है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उसी स्थान पे जहाँ पे दूसरे परमानेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो उनको अधिकार होना चाहिए ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करने का। ऐसा देखिए चंद्रभान वर्सेस में सनबीम ऑटो वर्कर्स एक्ट में भी कहा गया है। ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस था, और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में जो कहा गया है, पिछले दिनों ही आया था ये इसका रिजल्ट भी। इन्होंने कहा था जो भी बंदा एम्प्लॉयड है उस स्थान पर, यानी उनके प्रेमिसेस में कंपनी के, वो परमानेंट हो या फिर ना हो, वो यूनियन की, ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ में उसका पार्टिसिपेशन कर सककर उनको अधिकार होना चाहिए कि वो ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अब इस जजमेंट के बाद में जो 240 दिनों से भी कम जिसने काम किया है वो भी यूनियन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए नहीं है। इवन ये जजमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ना तो उनको कोई वोटिंग राइट्स होते, ना उनकी मेंबरशिप है कंपनी के अंदर में। और देते क्यों नहीं? देखिए रीज़न क्या है, क्यों कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को यूनियन की मेंबरशिप नहीं देती? कई रीजंस हैं इसके, साफ साफ ऑब्वियस रीजंस हैं। एक तो ये हॉस्टिलिटी कि डेफिनेटली ज़्यादा हॉस्टाइल होंगे, अगर ट्रेड यूनियन में रहेंगे तो वर्कर्स ज़्यादा हॉस्टाइल होंगे, और वो तो कुछ डिस्कशन करते ही नहीं। अगर कोई ट्रेड यूनियन होती है तो भी कंपनी कुछ डिस्कशन नहीं करती इसके साथ में, इसके कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करती ही नहीं। और उनको देखिए आसानी से डिसमिस किया जा सकता है, इसलिए वो उनको ट्रेड यूनियन बनाने ही नहीं देते, क्योंकि उनको आसानी से डिसमिस किया जा सकता है। अगर वो संगठित होंगे तो उनको आसानी से डिसमिस नहीं किया जा सकेगा, इसलिए वो उनको बनाने ही नहीं देते। चौथा रीज़न ये है कि इवन जो परमानेंट वर्कर्स हैं, इवन परमानेंट वर्कर्स भी यही चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं वो ट्रेड यूनियन में ना आए, क्योंकि देखिए एक लेवल के बाद में ये भी मार्जिनलाइज हो जाते हैं। मार्जिनलाइज कैसे हो जाते हैं? हमेशा से कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, यानी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं 1000 तो परमानेंट वर्कर्स आपको मिलेंगे 100, क्योंकि कंपनियां पैसा बचाती हैं, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहती हैं। अगर 1000 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स 100 परमानेंट वर्कर्स के साथ में आ गए तो डेफिनेटली परमानेंट वर्कर्स तो मार्जिनलाइज हो जाएंगे। इसलिए परमानेंट वर्कर्स भी एक लेवल के बाद में नहीं चाहते कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को यूनियन में शामिल, ट्रेड यूनियन में शामिल किया जाए। देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर एक्ट 1970 आया था, इस जो एक्ट का मेन एम ही ये था कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को समाप्त किया जाए और परमानेंट वर्कर की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन काफ़ी लूप होल हैं इसमें। लूप होल यही है जो हमने पहले डिस्कस किया, जो मारुति जैसी कंपनीज ये कहती हैं कि ये तो एम्प्लॉयर है ही नहीं, हम तो एम्प्लॉयर है ही नहीं, यानी जो ये थर्ड कंपनी, थर्ड पार्टीज का एम्प्लॉयर हैं। देखिए पुराने टाइम में होता क्या था, आज थोड़ा पेन की दिक्कत है, नहीं तो अच्छे से काफ़ी डिस्कस किया जा सकता था। डेली कुछ ना कुछ ख़राब होता है, आज पेन ख़राब हो गया। देखिए जो लूप होल क्या है, रूल पहले ये होता था, जैसे मारुति कंपनी है जैसे, और वो अब ABC कंपनी है जो हमने पहले डिस्कस, वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। ABC कंपनी है, पहले होता क्या था, रूल ये था कि ABC कंपनी प्रोवाइड करेगी बंदे मारुति कंपनी को। अब कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एक्ट में साफ साफ कहा गया था कि कोर काम के लिए आप नहीं उनको दे सकते बंदे। यानी अगर मारुति कंपनी अगर कार बना रही है तो ABC कंपनी उनको बंदे नहीं प्रोवाइड कर सकती कार बनाने के लिए। ABC कंपनी उनको दूसरे काम करने के लिए बंदे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग, साफ सफाई, जो पेरिफेरल वर्क है। लेकिन होता क्या है, देखिए अब प्राइवेट कंपनीज इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। वो कागजों पे तो कुछ और लिखवाती हैं, यानी पेपर्स पर तो ये लिखवाती है कि ABC कंपनी के बंदे यहाँ पर हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको यह काम करवाया जा रहा है, लेकिन असल में उनसे काम करवाया जाता है कुछ और। यानी एक प्रैक्टिकली कुछ और होता है, कागजों में कुछ और लिखवाया जाता है। प्रैक्टिकली तो थर्ड पार्टी से बंदे एक पेरेंट कंपनी ले सकती है, यानी मारुति सिर्फ ABC से बंदे ले सकती है सिर्फ साफ सफाई के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए, लेकिन वो असल में ले लेती है कोर कामों के लिए। जो परमानेंट वर्कर्स काम करती है उन्हीं काम के लिए बंदे ले लेती है, तो इसका मिसयूज होता है। दूसरा जो क्वेश्चन उठता है ये सारा का सारा आर्टिकल इसी पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के राइट के बारे में, और उनको यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, और बस यही का पूरा आर्टिकल था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर फेस, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम इनको बता देंगे कि जॉब सिक्योरिटी की दिक्कत आती है, इनकी तनख्वाह कम होती है, ट्रेड यूनियंस नहीं ज्वाइन कर सकते, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम इस अपने आंसर्स में लिख सकते हैं।
तो आज ये 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।